हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता और वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। हम ये कह सकते हैं कि जनरली ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरीके का होता है: होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सबसे पहले हम देखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो बॉडी के अंदर लिया जाता है और बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है ताकि वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाए। इस टाइप का न्यूट्रिशन अमीबा और ह्यूमंस शो करते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन उसी डेड और डिकेइंग मैटर से ही लेते हैं, जैसे कि फंजाई। फंजाई आर सैप्रोफिटिक और इसके एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम्स। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर मतलब सरफेस पर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन डिराइव करता है वो, और उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मतलब जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। इक्टो वो जो कि सरफेस पर ग्रो करते हैं, जैसे टीथ्स, लाइसेस, लीचेस, और इंडोपैरासाइट लाइक राउंड वॉर्म्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में भी प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम अमरबेल है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा डाइजेशन उसी एक सेल के अंदर करता है। ये फूड इनगल्फ करता है थ्रू स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके फूड को सराउंड करती है। ये रेड वाला जो है ये फूड पार्टिकल है। तो अगर अमीबा के आसपास कोई फूड होता है तो उसको रिकॉग्नाइज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है, उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेता है और खाना इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ मतलब फूड को अंदर लेकर आता है और उसको डाल देता है फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेशन हो जाने के बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर दिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट वैक्यूल के थ्रू, या जो फूड वैक्यूल है वही अब वेस्ट वैक्यूल हो गया क्योंकि अब उसमें वेस्ट है, और वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो होलोजोइक प्रोसेस का स्टेप है उसको हम
5 स्टेप में क्लियर करते हैं। सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेना। सेकेंड इज डाइजेशन, उस कॉम्प्लेक्स खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में एब्जॉर्ब कराना। एंड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब उस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करना। लास्ट होता है ईजेशन। ईजेशन मतलब जो भी लेफ्ट ओवर या अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप में होता है। हमने अमीबा में एक एक करके देख लिया। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखिए, पैरामीशियम भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और अमीबा भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, लेकिन दोनों में अंतर है। पैरामीशियम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करता है। इसके पास सीलिया होता है। अमीबा के पास स्यूडोपोडिया था, लेकिन इसके पास सीलिया है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये यूग्लिना का है। यूग्लिना, अभी मैं बताती हूँ आपको कि यूग्लिना एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है। पहले हम पैरामीशियम की बात कर लेते हैं। पैरामीशियम की अगर हम बॉडी देखें तो पैरामीशियम की बॉडी कुछ ऐसी होती है। उसके पूरे बॉडी सरफेस पर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये उसका माउथ पार्ट होता है। ये उसका माउथ पार्ट होता है। तो पैरामीशियम में माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वो फूड अंदर आता है। ये सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फूड इस माउथ के थ्रू अंदर आता है। अंदर आता है, इनगल्फ हो गया, और उस माउथ को ओरल ग्रूव भी कहते हैं। अब आ गया वो खाना फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में सिमिलर लाइक अमीबा डाइजेशन होगा। उसके बाद फूड मूव होगा एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोसिस। मूवमेंट थ्रू साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। डाइजेस्टेड फूड जो है वो फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा साइटोप्लाज्म में, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनल पोर या साइटोफेजी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पोर डेवलप हो गया है कि कहाँ से खाना अंदर आएगा और कहाँ से खाना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा। अब हम देखते हैं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है। इसके पास एक फ्लैजेला होता है। ये इसका फ्लैजेला है। ठीक है, तो यूग्लिना दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटरोट्रॉपिक भी। मतलब कि जब इसको ज़रूरत होती है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और जब इसको ज़रूरत होती है तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकता है। तो ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो हेटरोट्रॉपिक एंड दे आर ऑल्सो होलोजोइक। ह्यूमन बींग्स को हम ओमनीवोर कहते हैं क्योंकि ये प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। ह्यूमंस के पास एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें कि 2 पार्ट आते हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि वो पाथवे जहाँ से फूड आ रहा है, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो ग्लैंड्स जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। अब ह्यूमन बींग्स में भी 5 स्टेप होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। जो 4 स्टेजेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईजेशन, ये तो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, लेकिन जो एसिमिलेशन होता है फूड का वो पूरा बॉडी करता है। क्योंकि हर सेल को फूड चाहिए तो हर सेल एसिमिलेशन करता है, हर सेल उसको यूज़ करता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और ये स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस में। जो एलिमेंट्री कैनाल का मेजर पार्ट है वो है ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम माउथ में देखते हैं माउथ में क्या होता है। माउथ ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की और ये इंजेशन का काम करती है, फूड को अंदर लेती है। माउथ के अंदर एक बकल कैविटी होती है, उस बकल कैविटी में टीथ और टंग होता है। टीथ का काम है फूड को मैस्टिकेट करना और टंग का काम है फूड को मिक्स करना, और टंग में टेस्ट बड्स भी होते हैं
मिक्स करना सलाइवा के साथ ताकि ये प्रॉपर क्रशिंग हो सके और मिक्सिंग हो सके। माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिलीज करते हैं सलाइवा, और यहीं पर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम सबसे पहले टीथ देख लेते हैं। हमारा जो टीथ है वो हार्डेड सब्सटेंस है बकल कैविटी का। ये काम करता है कटिंग में, शेयर करने में, मैस्टिकेट करने में फूड को। अगर हम टीथ का वर्टिकल सेक्शन देखें तो इसमें 4 लेयर होती हैं, इनेमल, डेंटाइन, सीमेंट एंड डेंटल पल्प। इनेमल इज़ द आउटर मोस्ट और ये सबसे हार्डेस्ट होता है। उसके बाद डेंटाइन जो है वो मैक्सिमम पार्ट होता है टूथ का और ये 70% सॉल्ट का बना होता है। सीमेंट जो होता है वो टीथ को बोनी सॉकेट में होल्ड करने में हेल्प करता है, और डेंटल पल्प जो है वो सॉफ्ट पार्ट है। यहीं पे हमारे नर्व एंडिंग, ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से वो कनेक्टेड रहता है। ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। हर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे इंसीजर फूड को कट करता है, कैनाइन टीयर करता है और मोलर और प्रीमोलर क्रशिंग में हेल्प करते हैं। ह्यूमन का एक डेंटल फार्मूला भी होता है 2123/2123। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में 2 इंसीजर, 1 कनाइन, 2 मोलर और 3 प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं हाफ पार्ट में। अब हम सलाइवरी ग्लैंड देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है और ये माउथ में अपना सलाइवा पोर कर देते हैं। हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की माने तो हेल्दी इंडिविजुअल 0.5 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा का काम है फूड को लुब्रिकेट करना, प्रोटेक्शन देना। सलाइवा माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी प्रिवेंट करता है। ये रिपेयरिंग करता है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। अगर मान लीजिए कहीं कोई डैमेज हो गया है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। सलाइवा के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है एमाइलेज, जिसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। और ये सलाइवरी एमाइलेज जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको ये सिंपल शुगर माल्टोज में तोड़ देता है। इसे जब हम कभी सूखी रोटी खाते हैं तो थोड़ी देर उसको च्यू करने के बाद वो हल्की मीठी लगने लगती है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट हो गया होता है। तो ये है हमारे टीथ का स्ट्रक्चर, जिसमें चारों के चारों लेयर है। इसमें इनामल, डेंटाइन, पल्प और ये टीथ। हमने बताया था कि टोटल हमारे पास 12 मोलर हो जाएंगे, 8 प्री मोलर हो जाएंगे, 4 कैनाइन हो जाएंगे और 8 इंसीजर हो जाएंगे, लोअर और अपर जॉ मिलाकर। अब एक ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी है कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। माउथ के पास सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि सिक्रीट करते हैं सलाइवा। उसके अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज और ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। टीथ च्यू का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है और टंग रोलिंग और फूड को टेस्ट करने का काम करता है। ईसोफेगस का काम है फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। तो ईसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसमें होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब रिदमिक, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती रहती हैं ताकि जो फूड है वो माउथ से स्टमक में आ जाए, और इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जब फूड स्टमक में आ जाता है तो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। इस गैस्ट्रिक जूस को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। सबसे पहले देखते हैं हम म्यूकस का काम क्या है। तो म्यूकस जो है वो हम स्टमक में HCl रिलीज़ होने वाला है, तो उससे पहले ही म्यूकस क्या करती है, स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर देती है, एक कवरिंग बना लेती है ताकि HCl का एक्शन उस पर न हो पाए। अब HCl का काम क्या है, HCl जो है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन जो है वो काम कर सके।
तो पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ देना। वो प्रोटीन को पेप्टाइड और पेप्टोन में तोड़ता है, फर्स्ट पार्ट में तोड़ता है, ठीक है। अब फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर रिलीज़ करता है बाइल, और पैनक्रियाज रिलीज़ करता है पैनक्रियाटिक जूस। तो लिवर बाइल जूस रिलीज़ करेगा जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और पैनक्रियाज रिलीज़ करेगा पैनक्रियाटिक जूस। ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक कॉमन डक्ट के थ्रू आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम भी रिलीज होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। इस पूरे डाइजेशन में जो बाइल जूस है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, और उसके साथ ही साथ ये मीडियम को बेसिक बनाता है। स्टमक से जो भी खाना आ रहा है वो एसिडिक मीडियम का है क्योंकि उसमें HCl मिला हुआ है। तो जब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसको बेसिक होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ सारे के सारे एंजाइम जो है वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। तो इसलिए बाइल जूस जो होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, उसमें बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। और उसके साथ ही साथ ये फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है, मतलब जो बड़े बड़े लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, वो उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि डाइजेशन आराम से हो सके। तो पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज होता है उसमें होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट जो कि लिवर ने इमल्सिफिकेशन किया था उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैंने बताया कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, लार्जर फैट ग्लोब्यूल का स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्जन। अब यहाँ पूरा का पूरा डाइजेशन हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है, और विलाई हेल्प करते हैं फूड के एब्जॉर्प्शन में। विलाई फिंगर लाइक होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके अंदर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल होती है ताकि फूड तुरंत ले लिया जाए ब्लड में, और फिंगर लाइक होने के कारण इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ये प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इन्हांस कर सकें। तो अब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन और उसके साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन। बचा हुआ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस जो भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रेक्टम में टेम्परेरी जो है वो वेस्ट स्टोर होता है, और लास्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का एनस जो कि फीकल मैटर को या अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हुआ एक समरी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की है। इस तरीके से भी हम इस डायग्राम से भी एक एक पार्ट का फंक्शन देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि इसोफेगस का काम क्या होता है, लिवर का, गॉल ब्लैडर का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस तरीके से हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया इसोफेगस जो है मस्कुलर ट्यूब है, इसका फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट कराना, और उसके बाद इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसोफेगस यहाँ आके ओपन होता है। इसकी इनर लाइनिंग जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, म्यूकस, HCl, और ये पेप्सिन रिलीज करते हैं। यहाँ जो फूड आता है इसको काइम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी अभी हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके पार्ट को डिवाइड करते हैं हम ड्यूडेनम जो कि स्टमक से निकला हुआ पार्ट है, जेजुनम मिडिल पार्ट, और इलियम जो लास्ट वाला पार्ट होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है, ये अभी हमने देखा। और यहाँ पे एक हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो कॉमन डक्ट है वो आके ड्यूडेनम में ओपन होती है। यहाँ मैक्सिमम कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 5 फीट की होती है और इसमें 2 पार्ट होते हैं, कोलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ रीज़न
इलियम भी कहलाता है, जो कि आगे जाके वो रेक्टम जो लास्ट पार्ट है। कोलन में 3 रीजन होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग कोलन में स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये ह्यूमन में नॉन फंक्शनल है, लेकिन हर्बीवोर्स में ये फंक्शनल होता है, क्योंकि यहीं पर जो माइक्रोब्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन ह्यूमन में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। रेक्टम एनस में ओपन होता है और एनस जो है वो गार्डेड होता है एनल स्पिंक्टर से, मतलब जो ओपनिंग रेगुलेट करता है एनस की। तो हमने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन डाइजेशन होता है, और पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन का स्टेप इंजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, और डाइजेशन भी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू, एसिमिलेशन पूरे बॉडी में होता है, और ईजेशन होता है थ्रू एनस। सो दिस इज द कंप्लीट समरी अबाउट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, including the digestive system that has alimentary canal and the associated glands. So that's all for today. Thank you so much everyone.